गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अनुपमा उज्ज्वल, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिरोही, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम एलएलबी फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट हिंदू लॉ नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एनेंसरी मैट्रिमोनियल रेमेडीज, आनुषंगिक वैवाहिक उपचार। इसके बारे में जो उल्लेख किया गया है वो है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 से लेकर 27 तक। उसमें विवाह के पक्षकारों को 4 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं या रेमेडीज दी गई है। सबसे फर्स्ट जो रेमेडी है वो है अंतरिम भरण पोषण, मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट। सेकंड है स्थायी निर्वाह व भरण पोषण, परमानेंट एलिमोनी एंड मेंटेनेंस। थर्ड है संतानों की अभिरक्षा, कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन। एंड लास्ट वन संपत्ति का व्ययन, डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी। अब हम एक एक को करेंगे। सबसे फर्स्ट जो है वो है आपका अंतरिम भरण पोषण, मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट। सामान्य तौर पर जब विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद न्यायालय में आता है तो ऐसी स्थिति में पक्षकारों को यह अधिकार दिया जाता है कि वो अंतरिम भरण पोषण की डिमांड करने के अधिकारी माने जाते हैं। यहाँ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि अंतरिम भरण पोषण की डिमांड जो है वह विवाह के दोनों पक्षकार, चाहे पति पुरुष भी डिमांड कर सकता है व महिला भी डिमांड कर सकती है। पति व पत्नी दोनों ही अंतरिम भरण पोषण की डिमांड कर सकते हैं। अंतरिम भरण पोषण की डिमांड कब की जा सकती है? जब परिवार से संबंधित कोई भी विवाद, चाहे विवाह विच्छेद से संबंधित हो, न्यायिक पृथक्करण से संबंधित हो, या दाम्पत्य दायित्वों की पुनः स्थापना से संबंधित हो, या अन्य किसी भी विषय से संबंधित हो, तो ऐसी स्थिति में जब कोई भी वाद न्यायालय में प्रस्तुत होता है तो वाद प्रस्तुत होने के पश्चात पक्षकारों के द्वारा अंतरिम भरण पोषण की डिमांड की जा सकती है। अगर पक्षकारों के द्वारा अंतरिम भरण पोषण की डिमांड की जाती है तो न्यायालय परिस्थितियों को देखते हुए पक्षकारों के पक्ष में अंतरिम भरण पोषण का आदेश जारी कर सकता है या डिक्री प्रदान कर सकता है। तो अंतरिम भरण पोषण की डिमांड पति पत्नी दोनों ही करने के अधिकारी माने जाते हैं और न्यायालय के द्वारा अंतरिम भरण पोषण का आदेश देने का मुख्य उद्देश्य यह माना जाता है कि जो विवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है आर्थिक तंगी के आधार पर या आर्थिक निर्धनता के आधार पर कोई भी पक्षकार न्यायालय में अपना पक्ष सही तौर पर प्रस्तुत न कर पाए, इसके लिए उसे अंतरिम भरण पोषण की राशि दिलवाई जाती है। अंतरिम भरण पोषण की राशि अगर पति निर्धन है, निर्बल है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी सक्षम है तो पत्नी देने के लिए बाध्यकारी मानी जाती है। पत्नी अगर निर्धन है, निर्बल है, तो ऐसी स्थिति में पति जो है भरण पोषण की राशि प्रदान करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। जिस दिन न्यायालय के द्वारा अंतरिम भरण पोषण का आदेश दिया जाता है, पति व पत्नी के पक्ष में भरण पोषण की राशि प्रदान करनी प्रारंभ हो जाती है और वह उस दिन तक भरण पोषण की राशि प्राप्त करने का अधिकारी माना जाता है जब तक उस मामले का अंतिम निपटारा नहीं हो जाता है या उस न्यायालय के द्वारा उस मामले में अंतिम निर्णय नहीं दे दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अंतरिम भरण पोषण की डिमांड करने से लेकर उस मामले का अंतिम निपटारा तक भरण पोषण की राशि पक्षकारों को प्रदान की जाती है और वह प्राप्त करने का अधिकारी माना जाता है। सेकंड है स्थायी निर्वाह व भरण पोषण के अधिकारी, परमानेंट एलिमोनी एंड मेंटेनेंस। सामान्य तौर पर जब विवाह से संबंधित कोई भी मामला न्यायालय के द्वारा निर्णित हो जाता है तो मामला निर्णित होने के पश्चात पत्नी जो है स्थायी निर्वाह व भरण पोषण की डिमांड कर सकती है। स्थायी निर्वाह व भरण पोषण की डिमांड जब पत्नी के द्वारा की जाती है तो न्यायालय उसके डिमांड के तथ्यों को देखते हुए यह देखेगा कि क्या पत्नी स्थायी निर्वाह व भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी है या नहीं है। तथ्यों की जांच करने के पश्चात पत्नी के पक्ष में भरण पोषण की राशि निर्धारित की जाती है और पत्नी स्थायी निर्वाह व भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी मानी जाती है। जब न्यायालय के द्वारा स्थायी निर्वाह व भरण पोषण का आदेश दे दिया जाता है तो पत्नी उस समय तक, जब तक वह भरण पोषण प्राप्त करने के लिए न्यायालय के द्वारा अयोग्य घोषित नहीं कर दी जाती है, तब तक वह भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी मानी जाएगी। भरण पोषण के लिए वह अयोग्य कब मानी जाती है? या तो उसने दूसरा विवाह कर लिया है, या उसने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया है, या वह सचरित्र जीवन व्यतीत नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में वह भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी नहीं मानी जाती है। बाकी सभी परिस्थितियों में वह स्थायी भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी मानी जाती है। जब न्यायालय में स्थायी भरण पोषण की डिमांड की जाती है तो विवाह के पक्षकारों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा जाता है, उनके स्तर को ध्यान में रखा जाता है, उनके एजुकेशन को ध्यान में रखा जाता है, उनके दायित्वों को ध्यान में रखा जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए न्यायालय पक्षकारों के पक्ष में भरण पोषण की राशि निर्धारित करता है।
थर्ड है संतानों की अभिरक्षा, कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन। जब तक पति पत्नी एक साथ रहते हैं, बच्चे अपने माता पिता दोनों के साथ रहते हैं, परंतु जब विवाह के पक्षकारों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है और दोनों अलग अलग रहने लग जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में विवाह के पश्चात जो संतान उत्पन्न हुई है वह किसके पास रहेगी, इससे संबंधित अगर कोई भी विवाद है तो वह संतानों की अभिरक्षा माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में सामान्य तौर पर यह नियम है कि अगर बच्चे की आयु छोटी है तो माता को कस्टडी दी जाती है, अगर बच्चे की आयु बड़ी है तो पिता को कस्टडी दी जा सकती है। परंतु न्यायालय हमेशा ही सामान्य नियमों का पालन नहीं करता है, वो ये देखता है कि बच्चे का कल्याण कहाँ पर है। अगर बच्चे का कल्याण आयु छोटे होने पर भी पिता के पास है तो वह पिता के पक्ष में कस्टडी प्रदान कर सकता है। अगर आयु बड़े होने पर उसको लगता है कि माता को कस्टडी प्रदान की जा सकती है तो न्यायालय माता को कस्टडी प्रदान कर सकता है। और कई बार ऐसी परिस्थितियां हैं कि माता पिता के अलावा वह नाना नानी को भी कस्टडी प्रदान कर सकता है अगर बच्चे का कल्याण माता पिता के पास, नाना नानी के पास है। तो ऐसी स्थिति में ग्रैंड पेरेंट्स को भी कस्टडी प्रदान की जा सकती है। फर्स्ट हम केस देखेंगे मोहिनी वर्सेस वीरेंद्र। इसमें मोहिनी व वीरेंद्र का विवाह होता है। वीरेंद्र जो है साधारण परिवार का होता है, इसके परिवार की ऑब्लिगेशंस जो हैं वह उसके ऊपर होती है। वह एकमात्र जो है परिवार में इनकम गेन करने वाला व्यक्ति होता है, जबकि मोहिनी जो होती है अपने पिता की इकलौती संतान होती है। मोहिनी के पिता जो है वह आर्थिक रूप से काफ़ी सक्षम होते हैं। जब उनके बीच में विवाद उत्पन्न होता है उस वक्त उनके बेटे की आयु राजू की जो होती है 11 वर्ष होती है। सामान्य तौर पर 11 वर्ष के बच्चे की कस्टडी पिता को दी जाती है। यहाँ पर न्यायालय यह देखता है कि वीरेंद्र के ऊपर पहले ही रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी है। ऐसी स्थिति में अगर कस्टडी वीरेंद्र को दी जाएगी तो ऐसी स्थिति में वह उसकी देखभाल उतनी उचित तरीके से नहीं कर सकता है जितना मोहिनी कर सकती है, क्योंकि मोहिनी अपने पिता की इकलौती संतान है और पिता जो है वह काफ़ी पैसों वाला है या रिच है। तो ऐसी स्थिति में अगर उसे कस्टडी दी जाती है तो बच्चे की स्टडी से रिगार्डिंग या उसके भरण पोषण से संबंधित जो है वह काफ़ी उचित तरीके से वह उसका कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस मामले में बच्चे की कस्टडी आयु से अधिक होने पर भी मोहिनी को दी गई और यह कहा गया कि जब तक 10 महीने का समय, जब तक एजुकेशन का टाइम है, मोहिनी के पास उसकी कस्टडी रहेगी। और जैसे ही ग्रीष्मकाल अवकाश होगा वीरेंद्र के पास वह बच्चा रहेगा अपने परिवार में, और वीरेंद्र जब भी चाहे अपने बच्चों से मिलने का अधिकारी माना जाएगा। सेकंड है श्रीमती डॉक्टर स्नेहलता माथुर वर्सेस महेंद्र नारायण। इनके दोनों के विवाह संपन्न होने के पश्चात जब डिस्प्यूट हुआ, उनकी जो बेटी थी वह केवल 1 वर्ष की थी। 1 वर्ष की होने के कारण कस्टडी जो है माता के पास थी। माता अपनी हायर स्टडीज़ करने के लिए फॉरेन चली जाती है, अमेरिका चली जाती है, और बच्ची जो है अपने नाना नानी के पास रहती है। तो ऐसी स्थिति में महेंद्र के द्वारा उसके कस्टडी के लिए डिमांड की जाती है। कोर्ट ये देखता है कि स्नेहलता तो वैसे ही अपनी बच्ची के पास नहीं है, महेंद्र जॉइंट परिवार का सदस्य है। अगर बच्चे की कस्टडी उसे दे दी जाती है तो जिस प्रकार स्नेहलता के मदर फादर उसकी देखभाल कर रहे हैं, उसी प्रकार महेंद्र के माता पिता भी उसकी देखभाल कर सकते हैं और उसे उसी के साथ पिता का प्यार भी प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इस मामले में मोना जो छोटी थी उसके पश्चात भी कस्टडी जो है महेंद्र नारायण को प्रदान की गई। पद्मजा शर्मा वर्सेस आरएल शर्मा AIR 2000 में यह कहा गया कि अगर बच्चे की आयु इतनी है कि वह स्वयं अपना डिसीजन स्वयं कर सकता है और बच्चे के द्वारा जो निर्णय किया जाता है अगर वह उसके लिए सही है, कल्याणकारी है, तो न्यायालय उसके आधार पर भी निर्णय कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में वह उसके ग्रैंड पेरेंट्स को भी उसकी कस्टडी प्रदान की जा सकती है। फिर है संपत्ति के व्ययन से संबंधित। जब पक्षकारों में विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्प्यूट होता है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों की जो संपत्ति है उसका डिस्पोजल जो है वह भी न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है अगर पक्षकारों के द्वारा डिमांड की जाती है। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट यह होता है कि ऐसी सभी संपत्ति जो उन्होंने अगर जॉइंटली एक्वायर की है तो ऐसी स्थिति में जिस आय से वह संपत्ति एक्वायर की गई है उस संपत्ति का वह व्यक्ति स्वामी माना जाता है। अगर स्त्री धन में कोई भी संपत्ति प्राप्त हुई है तो ऐसी स्थिति में स्त्री धन से प्राप्त संपत्ति पर पत्नी का अधिकार माना जाता है, और उसके पश्चात अगर पति के द्वारा अपनी इनकम से कोई भी संपत्ति एक्वायर की गई है परंतु भले ही वह पत्नी के नाम है फिर भी वह संपत्ति पति प्राप्त करने का अधिकारी माना जाता है। तो सभी परिस्थितियों को जांच में करते हुए
आय के स्रोतों को देखते हुए संपत्ति का अर्जन कहाँ से किया गया है, किस आधार पर किया गया है, इन सभी बातों की जांच करते हुए संपत्ति का व्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार इसी के साथ आपका सेकेंड यूनिट कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट यूनिट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद आपका। थैंक्स।